करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और जेएसएससी का जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चलिए भाई लोग, आज हम लोग झारखंड जीके का फिर एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है भूमि संबंधी कानून, है ना, CNTSPT एक्ट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सब कोई। चलिए, अगर आप लोग बुंडू एरिया से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो कॉलेज रोड बुंडू में स्थित है, जो PPK कॉलेज से जस्ट थोड़ा सा आगे गोल लाइब्रेरी में स्थित है। ठीक है, जो यूलर ऑपोजिट है, यूलर कोचिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे जेएसएससी का एकदम न्यू बैच स्टार्ट हो गया, जिसमें जेएसएससी CGL सचिवालय, उत्पाद सिपाही, दारोगा और जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, झारखंड पुलिस, सभी का स्पेशल क्लासेस हो रही है। ठीक है, जो एकदम मिनिमम फीस से कराया जा रहा है और स्पेशल है PPG। ठीक है, PPG जो आप लोग का पेपर 2 है, जिसका सिलेबस पूरा के पूरा चेंज हो गया है भाई लोग। ठीक है, आज आप लोग का नोटिस मिल ही गया होगा कि PPG का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है पहले की अपेक्षा, है ना, उत्पाद सिपाही में जो सिलेबस दिया गया है उसकी अपेक्षा बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो PPG का एकदम स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। आप लोग अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, भाई बहन दोस्त बंधु जो भी जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही हो गया, सचिवालय हो गया, तो उसका स्पेशल क्लास के लिए आप लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, PPG के लिए स्पेशल क्लासेस होगी। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट है वो सबका तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए भाई लोग, आज सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि हम लोग का जितना भी पेपर 2 है, पेपर 2 का जो भी सिलेबस है, ये टोटल क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग बाबू। PPG का सिलेबस पूरा के पूरा चेंज हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस पूरा चेंज है ना। चलिए भाई, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक जो है वो भूमि संबंधित कानून है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई CGL के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। SPTA एक्ट 78 सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सब कोई। चलिए, आज पहला जो टॉपिक है हम लोग का, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, 1908। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अब चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये वर्णित है कि भूमि और भूधृत्या आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, हेलो हेलो, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है भाई क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में यह वर्णित है कि भूमि और भूधृत्या आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन को ध्यान देना है। ऑप्शन देखिए, 5वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची। चलिए बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सातवीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में ये वर्णित है ना, भूमि और भूधृता आदि पूर्णतः राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई।
देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से दीजिए, छोटा नागपुर में भूमि संबंधी है ना कानूनों का आरंभ कब माना जा सकता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानूनों का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, 1764, 1765, 1869 या 1837। चलिए क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन हो जाएगा भाई 1765। ठीक है 1765 बी नंबर हो जाएगा बाबू, बी नंबर। ठीक है बी नंबर हो जाएगा 1765। देखिए 1765 बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी और राजस्व अधिकार किसके हाथ में चला गया था, अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है, इसके उपरांत जो है छोटा नागपुर में भूमि संबंधित कानून का आरंभ हुआ था। ठीक है 1765 में, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजाओं ने झारखंड क्षेत्र में आधिकारिक कर वसूली के लिए, है ना, बाहरी लोगों को बसाया। तमाड़ विद्रोह के माध्यम से आदिवासियों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लागू किया गया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए। देखिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन को ध्यान देना है, 1837, 1869, 1793, 1795। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए फटाफट। बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो लाया गया था 1793 ईस्वी में। ठीक है 1793। देखिए 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के माध्यम से विरोध किया गया था, तब 1793 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, जो पूरे बंगाल में प्रभावी हुआ। ठीक है, जिसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र भी शामिल था 1793। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लाया गया। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लाया गया। चलिए क्वेश्चन एकदम अच्छा है बाबू, छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लाया गया। 1908, 1949, 1869 या 1837। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बाबू, 1837। ठीक है 1837 हो जाएगा, है ना। 1837 में किसके, कैप्टन विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में रहने वाले के लिए ये नियम बनाया, जो है ना, जिसमें कुछ हद तक जो है आदिवासी शांत कर सका। ठीक है कैप्टन विल्किंसन ने लाया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर को, है ना, बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया। 1795, 1908, 1837 या 1854। चलिए एकदम क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्या हो जाएगा सही आंसर, 1854। ठीक है 1854 हो जाएगा, है ना। छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया था, 1854 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ था बाबू, कि गैर रेगुलेशन प्रदेश के समान रूप से साधारण कानून तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक कि उससे उसके लिए अलग से घोषणा नहीं की जाए, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूमिहरी सर्वे आरंभ किया गया। देखिए 1862 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भूमिहरी, है ना, सर्वे आरंभ किया गया था। चलिए ऑप्शन को ध्यान दीजिए, कैप्टन विल्किंसन, मिस्टर लिस्टर, जॉन वेंटिस्ट हॉफमैन या बाबू रखालदास हल्दर। चलिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा बाबू, बाबू रखालदास हल्दर। ठीक है, बाबू रखालदास
हल्दर, ये 1862 से स्टार्ट हुआ था, है ना, और 1869 तक चला था, 69 तक, ठीक है, 1869 तक चला था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें क्या है, सरकार की ओर से अनुसूचित जनजातियों के भूमि को संरक्षित करने का पहला प्रभावी कदम था, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष न हो, इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को, है ना, किसके नेतृत्व में भूयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने के जिम्मा सौंपा गया? चलिए ध्यान दीजिए, 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भूयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया? क्यों? क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए, है ना, और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो, इसके लिए। चलिए ऑप्शन को ध्यान देना है, किसके किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ए का मतलब हो गया श्री लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त, है ना। और ये जो था 1858 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1860 में जब लोकनाथ शाही की मृत्यु हो गई तब ये बीच में ही रुक गया था, है ना। किस उद्देश्य से छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम लागू किया गया? देखिए, क्या बोला जा रहा है, किस उद्देश्य से छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम लागू किया गया? भू धृति अधिनियम लागू किया गया। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा सही। भूयहरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती, छोटा नागपुर के कुछ भू धृति को जांचने के लिए पंजीकृत करने के उद्देश्य से, या सभी, सभी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है? ठीक है, देखिए, छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है? चलिए क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार, विशिष्ट कमिश्नर, अनुमंडल प्राधिकारी, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बाबू, विशिष्ट कमिश्नर, ठीक है, विशिष्ट कमिश्नर, है ना। छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869 की असफलता का कारण क्या था? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869 की असफलता का कारण क्या था? आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देरी, आदिवासियों की अज्ञानता, यह अधिनियम केवल भूयहरी जमीन के बारे में बात करता था, या सभी? सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी, है ना। छोटा नागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ किया गया? छोटा नागपुर में पहला सर्वे कब प्रारंभ किया गया? देखिए ऑप्शन को, 1862, 1869, 1903 या 1908? उन्नीस सौ तीन, ठीक है, 1903 याद रखिएगा, 1903, है ना। लेकिन ये भी याद रखिएगा जो प्रथम सर्वे जो हुआ था छोटा नागपुर का 1862 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन यह सर्वे क्या था, केवल भूयहरी एवं मंझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए किया गया था, है ना। जबकि 1903 में जो हुआ था ये सभी के लिए था, सभी प्रकार की जमीनों के लिए, है ना। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सिर्फ भूयहरी जमीन के लिए बोला जाएगा तो 1862 आंसर होगा, है ना। भूयहरी एवं मंझियस भूमि के लिए बोला जाएगा तो 1862 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, फंस जाइएगा, है ना, ऑप्शन दोनों है।
लेकिन अगर बोलेगा कि सभी के लिए, सभी प्रकार की ज़मीन के लिए, तो 1903 हो जाएगा, है ना। छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट कब लागू किया गया? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट कब लागू किया गया? चलिए बताइए तो फटाफट भाई, क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में, ठीक है, 1908 ईस्वी में। 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर, 9 नवंबर 1908, ठीक है। नहीं 1909 नहीं होगा बाबू, 1909 ऑप्शन नहीं तो नहीं है। हाँ 9 नवंबर 1908, ठीक है। CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किन्हें जाता है? चलिए, हाँ मिस टाइपिंग, कोई बात नहीं। चलिए, CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय जो है किन्हें जाता है? चलिए क्वेश्चन अच्छा है। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, मिस्टर लिस्टर, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या विल्किंसन? चलिए बताइए तो। CNT एक्ट 1908 की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है वो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन, बहुत बढ़िया, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है। ये फादर थे, है ना, जो कहा था जर्मन जेसुस्ट पादरी था, है ना। और इसके साथ जो इसका सहयोगी था मिस्टर लिस्टर भी थे, है ना, मिस्टर लिस्टर, ठीक है, इसका भी भूमिका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे जनजाति का महाधिकार पत्र मेघना कट्टा कहा जाता है? चलिए बताइए तो, किसे जनजातियों का महाधिकार पत्र मेघना कट्टा कहा जाता है? चलिए बताइए। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 या विल्किंसन रूल 1837? सी हो जाएगा बाबू, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है। CNT एक्ट 1908 जिसको बोलते हैं ना, CNT एक्ट 1908, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं? देखिए 371, 268, 272, 271, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए? 271, ठीक है। कितना है भाई? 271। और कितना? 19 अध्याय है। कितना है? 19 अध्याय, ठीक है, 19 अध्याय, है ना, 19 अध्याय, 271 धारा और 2 अनुसूची, ठीक है, 2 अनुसूची याद रखिएगा, 2 अनुसूची, है ना। चलिए 2 मिनट वेट कीजिए भाई, थोड़ा सा आ रहे तुरंत, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
चलिए भाई, चल संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है जल्दी बताइए तो। चल संपत्ति खड़ी फसल भी आती है, खड़ी फसल नहीं आती है, खड़ी फसल आ भी सकती है और नहीं भी। इस हेतु अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। चल संपत्ति, चलिए चल संपत्ति के अंदर खड़ी फसल भी आती है, ठीक है, खड़ी फसल आती है। धारा 3 है ना, धारा 3 अनुसूची 15 के अनुसार है ना, 15 धारा 3 का 15वां भाग है ना, 15वां भाग, ठीक है, धारा 3 का 15वां भाग में चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूस्वामी से अभिप्रेत, भूस्वामी से अभिप्रेत बताइए तो क्या हो जाएगा। वो व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को जमीन दिया हो, इसके अंतर्गत सरकार भी आती है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। भूस्वामी के अभिप्रेत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही है ना। ये धारा 3 का 14वां है ना, 14वां भाग में बताया गया है, ठीक है, सब याद रखिएगा। धारा 3 का 14वां भाग। लगान के प्रसंग में व्यवहारित या व्यवहार का प्रयोग आता है। चलिए क्या हो जाएगा, भुगतान में परिधान करना, परिदेय परिधान, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी भू धृति से अभिप्रेत क्या होता है, चलिए बताइए। वो भूधृति जो वंशगत है ना, वो भूधृति जो वंशगत है। काश्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, काश्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, धारा 4 के अंतर्गत, ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है ना। काश्तकारों का जो वर्ग है वो धारा 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। धारा 5 में क्या आता है, भूधारक का अर्थ, ठीक है। 6 में क्या आता है, रैयत का अर्थ, ठीक है। और 11 में आता है भूधृतियों के कतिपय अंतर्गतों का रजिस्ट्रेशन। भूधारक में सम्मिलित क्या सम्मिलित है, देखिए, उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी जिन्होंने ऐसा अधिकार अर्जित किया हो। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अधीन तैयार एवं संतुष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट भूधारक या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। रैयत के अंतर्गत आते हैं, रैयत के अंतर्गत कौन आते हैं, देखिए तो भाई, अधिकार, ठीक है, अर्जित करने वाले व्यक्ति हित उत्तराधिकारी। रैयत के अंतर्गत कौन आते हैं, अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्तियों के हित अधिकारी। ये धारा 6 में है ना, धारा 6, ठीक है, इसमें बताया गया है, रैयत को परिभाषित किया गया, ठीक है। मुंडारी खोट कट्टीदार के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए बताइए, मुंडारी खोट कट्टीदार के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए ऑप्शन को देखिए, ऐसी किसी मुंडारी की नर परंपरा का नर वारिस जब उनका ऐसी भूमि पर कब्जा हो या उस पर कोई अस्तित्व युक्त हो। सेकंड में देखिए, ऐसी भूमि के किसी ऐसे प्रभाग के विषय में जो ऐसे मुंडारी या उसकी नर परंपरा के वंशजों के कब्जे में लगातार रही हो, के वंशज, ठीक है, या ए और बी। तो क्या हो जाएगा भाई, ए और बी दोनों सही है ना, मुंडारी खोट कट्टीदार के अंतर्गत दोनों शामिल है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह कहा गया है कि किसी भूधारक के जमीन का लगान, ठीक, जो अस्थायी बंदोबस्त के समय प्रवर्तित नहीं हुआ हो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। क्या हो जाएगा,
धारा 9, ठीक है, धारा 9 है ना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस धारा में यह कहा गया है कि किसी धारक के जमीन का लगान जो है, जो अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं हुआ है तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। धारा 9 में यह प्रावधान है ना। चलिए, बहुत अच्छा। CNT एक्ट 1908 की धारा 16 के अनुसार यदि किसी रैयत को अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कानूनी रूप से किसी प्रथा द्वारा भूमि के अधिभोगिकार ऑक्यूपेंसी राइट प्राप्त करने और उसमें खेती ना करने के बावजूद उसका अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा, कब तक? 3 साल, 6 साल, 5 साल, 12 साल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए तो धारा 16 के अनुसार 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष, बहुत अच्छा, 12 साल। नेहा जी सही आंसर है, 12 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिस ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर रैयत के रूप में लगातार खाली स्थान की कालावधि तक धारित किया हो, उस कालावधि के अवसान पर उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। कितना साल तक भाई, जल्दी बताइए। 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक। ये किसमें प्रावधान है? धारा 17, ठीक है, धारा 17 का पहला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति किसी ग्राम में रैयत के रूप में भूमि धारित करने के पश्चात कितने वर्षों तक उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत बना रहेगा? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। कोई व्यक्ति किसी ग्राम में रैयत के रूप में भूमि धारित करने के पश्चात कितने वर्षों तक उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत बना रहेगा? 3 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 1 वर्षों तक, 6 वर्षों तक। क्या हो जाएगा सही आंसर? देखिए 3 वर्षों तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों तक। धारा 17, ठीक है, धारा 17 में ये प्रावधान है ना, धारा 17 में, ठीक है। उस धारा 17 का उपधारा कितना? 5, उपधारा 5 है ना, धारा 17 का उपधारा 5 सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी धारा में यह वर्णित है ना, कि अगर कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत में उस समय के सामाजिक रीति से खेती करते आया हो तो उसे किसी विनिर्दिष्ट आधारों के सिवा बेदखल नहीं किया जाएगा। चलिए किस धारा के अनुसार यह बताया गया है? हाँ, धारा 22, बहुत अच्छा, सही आंसर है, धारा 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी अधिभोग जोत के लगान की वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए गए प्रत्येक आवेदन में विनिर्दिष्ट होगा, कौन सा होगा? जोत गठित करने वाले भूखंडों के क्षेत्र, स्थिति, स्थानीय नाम, विशेषता और सीमा के विषय में विशिष्टतियाँ, भूमि में तत्समार्ग वर्गों के लिए ग्राम में सामान्यतः विद्यमान दर या वे दरें जिनका आवेदक दावा करना चाहता हो, ठीक है, या सभी हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। देखिए, वृद्धि के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त क्या करता है? चलिए, वृद्धि के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त उसकी अंत वस्तु की सूचना तुरंत रैयत को देगा। यदि उचित समझे तो भूमि की माप का आदेश दे सकता है। उस समय के लिए ऐसा वर्धित लगान नियत कर सकेगा, उसमें अन्यथा या फेरबदल कर सकेगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है।
जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त धारित भूमि के बारे में वृद्धि का आवेदन में अंतर्दृष्ट होगा। चलिए बताइए। उस भूमि का क्षेत्र और प्रकार जिसके लिए उक्त लगान दे हो, प्रतिसम्मान वर्ग की भूमियों के लिए ग्राम में प्रचलित सामान्य दर, वो रीति जिसमें उक्त वृद्धि निर्धारित की गई हो या की जाती हो, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कोई भी अधिभोगी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम कराने का दावा करना चाहता हो, लगान निर्धारित के लिए और भूमि की माप कराने के लिए किसके पास आवेदन दे सकेगा? चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा कोई भी अधिभोगी रैयत जो अपने द्वारा पूर्व में दिए गए लगान को कम कराने का दावा करना चाहता हो, है ना, लगान निर्धारित के लिए और भूमि की माप कराने के लिए किसके पास आवेदन दे सकेगा? किसके पास देगा भाई? उपायुक्त के पास। ठीक है, उपायुक्त के पास आवेदन देगा, है ना। कौन सा धारा में ये बताया गया है? धारा 34 में, है ना। धारा 34 में ये वर्णित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। कौन सा धारा में बताया गया है? प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? धारा 44। ठीक है, धारा 44। धारा 44 में क्या बताया जाता है? प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, धारा 44। देखिए, धारा 42 में क्या होता है? ऑप्शन को देखिए तो धारा 42 में पता है आप लोग को क्या होता है? धारा 42 में होता है उचित और सामाजिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर बेदखली की शर्त, है ना। और क्या बचा? धारा 46। धारा 46 में बताया जाता है कि रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतर्गत पर प्रतिबंध। और 45 में बताया जाता है भूस्वामी का प्रतिलेख वचनबद्ध के लिए हकदार होगा, है ना। सब धारा याद रखिएगा। रैयत की विशिष्टताएं होगी। देखिए, रैयत की विशिष्टताएं होगी। क्या होगी? देखिए तो ऑप्शन ध्यान दीजिए। ऐसा भूमि के लिए देय वार्षिक लगान की रकम, जोत में समाविष्ट भूमि का परिणाम और सीमाएं, जहां क्षेत्रों को सरकारी सर्वेक्षण में संख्याकित कर दिया गया हो वहां प्रत्येक का क्षेत्र संख्या हो, किस्त जिनमें लगान दिया जाने वाला हो। सभी सही है ना, सभी सही है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसा जोत या उसका भाग जो बिहार उड़ीसा के सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है को रैयत अधिकतम कितनी अवधि के लिए भुगतान बंधक कर सकता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 7.5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 12 वर्ष? क्या हो जाएगा? पंद्रह वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? 15 वर्ष, है ना। वैसा जोत या उसका भाग जो बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ना, तो रैयत अधिकतम कितनी अवधि के लिए भुगतान बंधक कर सकता है? 15 वर्ष के लिए। ठीक है, 15 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, किसी न्याय द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत या उसके किसी भाग के अधिकार के विक्रय के लिए बताइए, कोई डिग्री या आदेश पारित किया जा सकता है, कोई डिग्री या आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, कोई डिग्री आदेश पारित किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, यह न्यायालय के विवेक पर है, ये या इस हेतु कोई स्पष्ट नहीं है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ये धारा 47 में जिक्र है, धारा 47 में, है ना, याद रखिएगा, धारा 47 में जिक्र है। किसी अभिधारी द्वारा भुगते नगद लगान कृषि वर्ष के क्या है? चलिए बताइए। वार्षिक रूप में
एक मुश्त भुगदे होगा। प्रत्येक 6 माही के अंतर्गत अंतिम दिन होने वाले 4 समान किस्तों में भुगदे होगा। प्रत्येक चौथे महीने के अंतिम दिन होने वाले 3 समान किस्तों में भुगते होगा। प्रत्येक 3 माही के अंतिम दिन दे वाले 4 समान किस्तों में। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। अधिकारी द्वारा भुगते नगद लगान के कृषि वर्ष बी हो जाएगा। प्रत्येक 6 माही के अंतर्गत अंतिम दिन होने वाले 4 समान किस्तों में भुगते होगा, है ना। बी हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा। ये धारा 52 में दर्शाया गया, ठीक है, धारा 52 के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक 6 माही के अंतर्गत, है ना, याद रखिएगा। 6 माही के अंतर्गत 4 समान किस्तों में भुगते होना चाहिए, धारा 52 में। चलिए क्वेश्चन देखिए। अपने द्वारा धारित या जोती जाने वाली भूमि की बाबत किसी अभिधारा द्वारा लगान का भुगतान किया जा सकेगा। लगान की प्राप्ति के लिए माल कचहरी में या ऐसे आयन स्थान में जहाँ ऐसा भूमि का लगान प्राय भुगतान हो। लगान की रकम भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को विहित प्रारूप में डाक मुद्रादेश मतलब मनी ऑर्डर द्वारा सीधे या उपयुक्त के माध्यम से भेजकर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा ना, दोनों दोनों हो जाएगा, सी आंसर होगा ना। डी नहीं होगा, डी में ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, है ना, सी होगा। क्या बोले जा रहा है, तिमाही था शायद 4 बराबर किस्तों में, नहीं तिमाही नहीं होगा, प्रत्येक 6 माही होगा, है ना, धारा 52 में ये बताया गया है। सॉरी सॉरी, इसके अनुसार तो डी होना चाहिए, ठीक है, सही बोला है। इसमें देखिए किसी अधिकारी द्वारा भुगते नगद लगान, है ना, कृषि वर्ष के लिए कौन सा सही हो जाएगा। प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन, है ना, प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन दे वाले 4 समान किस्त, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, है ना, धारा 52 में ये बताया गया है, धारा 52, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए, यदि कोई भूस्वामी या उसके अभिकर्ता लगान ब्याज के लिए रसीद देने या ऐसा प्रतिपूर्ण तैयार कर रखने में असफल रह जाए तो भूस्वामी या उसके अभिकर्ता ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दंडित होगा। कब, 1 महीने तक सदा कारावास या 100 रुपये तक का जुर्माना, ठीक है, ये नंबर धारा 54 में ये बताया गया, ठीक है, धारा 54 याद रखिएगा। जमा के पूर्व लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा होगी, क्या होगी, देखिए, जमा के पूर्व लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा क्या होगी। सूचना की तामील की तारीख से 6 महीने के भीतर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा ना, सूचना की तामील की तारीख से 6 महीने के भीतर। धारा किस में, 57 में, धारा 57 में बताया गया है, ठीक है, कौन सा धारा है याद रखते जाइएगा, धारा 57, है ना। लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो भुगतान न किया जाए तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा, उस पर प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा, कितना लगेगा बताइए तो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, लगान की कोई किस्त जो जब भुगते हुई हो या भुगतान न किया जाए तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा और उस पर प्रतिवर्ष का ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, बी हो जाएगा, अधिक से अधिक 8%, है ना, 8% का ब्याज लगता है, 8%, ठीक है। देखिए
क्या है, धारा जो 58 में के अनुसार जो है, किसी वर्ष का लगान भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 6.25% है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 6.25% साधारण ब्याज लगता है। साधारण ब्याज 6.25% लगता है, लेकिन अगले किसी वर्ष में संपूर्ण लगान का भुगतान कर देने की स्थिति में ब्याज 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। देखिए, है ना, पहले क्या होता है, 3.25% 6.5% लगता है। ठीक है, किसी वर्ष का लगान अगर भुगतान नहीं करने पर प्रति वर्ष। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 3% से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूधारक की बेदखली और बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना परिभाषित है? किसमें है भाई? हाँ, 6.25 में ही 3% ऐड हो जाता है। हाँ, उसी में। देखिए, इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में भूधारक की बेदखली और बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना परिभाषित है? क्या हो जाएगा? सी, धारा 59 है ना। बहुत अच्छा। राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा किसके द्वारा? पट्टे द्वारा, है ना। किसके द्वारा? पट्टे द्वारा। राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा किसके द्वारा? पट्टे द्वारा, है ना। केवल पट्टे द्वारा होगा, ये हो जाएगा आंसर, डी नहीं होगा। ठीक है, खेवट एवं खतियान का निर्माण करने के लिए छोटा नागपुर में, ठीक है, भोजावार सर्वे कब प्रारंभ हुआ था? खेवट एवं खतियान का निर्माण करने के लिए छोटा नागपुर में भोजावार सर्वे कब प्रारंभ किया गया था? चलिए बताइए। 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी। किसी ग्राम या उससे लगे हुए ग्राम के निवासी प्रत्येक कृषक को या भूमिहीन को भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार होगा। किसमें होगा? उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से, है ना। उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा, धारा 64। ठीक है, धारा 64 के अनुसार। ठीक है, बहुत अच्छा। सही आंसर है नेहा जी। उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि का कोड़कर, है ना, कोड में संपरिवर्तित हेतु आवेदन का निपटारा होगा। चलिए, उपायुक्त की अनुज्ञा से भूमि का कोडकर में संपरिवर्तित हेतु आवेदन का निपटारा होगा। इसमें चलिए बताइए तो। आवेदन प्राप्ति की तारीख से 3 माह के अंदर, 3 माह के अंदर होता है। ठीक है, 3 माह के अंदर, याद रखिएगा। धारा 64 है ना, धारा 64 में दर्शाया गया। ठीक है, यदि कोई रैयत भूमि को कोटकर में संपरिवर्तित कर दे तो ऐसी भूमि के लिए तब तक कोई लगान भुगतान नहीं होगा जब तक
कि जिस कृषि वर्ष में पहली फसल की कटाई की गई हो उसके अंत के का कालावधि समाप्त न हो चुकी हो। चलिए इसका आंसर देखिए तो 47 का 4 वर्षों के लिए, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक है। धारा 67 का क, है ना, धारा 67 का क के अनुसार। सी, बहुत अच्छा। कोई भी काश्तकार उसकी काश्तकारी या उस भाग से बेदखल किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कोई भी काश्तकार उसकी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल किया जा सकता है। कब, बताइए जल्दी, कब किया जा सकता है? सी हो जाएगा, किसी डिग्री द्वारा उपयुक्त के आदेश का निष्पादन, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर हो जाएगा, है ना, धारा 68 के अनुसार। 68। चलिए, विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति किसको है? विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति किसको है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? उपायुक्त को है। किसको है भाई? उपायुक्त को है ना, धारा 71। उपायुक्त को। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई काश्तकार धारा 68 के उल्लंघन में यदि अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाए तो इस हेतु आवेदन कर सकेगा। कितने दिन के अंदर आवेदन कर सकेगा? यदि कोई काश्तकार धारा 68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाए तो इस हेतु आवेदन कर सकेगा। कब तक आवेदन कर सकेगा? 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकेगा, ठीक है। किसके अनुसार? धारा 71 के अनुसार, है ना। चलिए आज यहीं तक रखिए, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। भूमि कानून और बहुत क्वेश्चन है, अगला क्लास में क्लियर हो जाएगा, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है इसके लिए। चलिए धन्यवाद सभी को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और आज जेएसएससी का नया वैकेंसी आ ही गया है, नगर पालिका वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उसको, जिसका भी ग्रेजुएशन लेवल का है। और सिलेबस चेंज हो गया पूरा, है ना, सिलेबस चेंज हो गया। सभी पेपर 2 का ध्यान से देखिएगा, पेपर 2 का सिलेबस चेंज हो गया है ना। पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग पेपर 2 का, है ना। और जो नया वैकेंसी है उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या फिर जेएसएससी साइट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग उसमें ए लेवल है तो अप्लाई कीजिएगा, है ना। देखिएगा आप लोग का एजुकेशन अगर है उतना, ठीक है, डिग्रियां हैं तो देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ टेक्निकल डिग्री चाहिए उसमें, है ना। और जितना सचिवालय के लिए, सीजीएल के लिए भी
आपका पेपर 2 जो है उसका सिलेबस पूरा के पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप लोग। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, ठीक है।